देखो, अभी तक हम लोगों की जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में जो हमारी जर्नी रही है, इस पर्टिकुलर जर्नी में हमने सीखा क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ इस पर्टिकुलर जर्नी में जो हम लोगों ने सीखी वो थी सबसे स्टार्टिंग वाला आपका मॉडल, दैट इज़ थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल को हम लोगों ने पूरा अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे मॉडल के बारे में बातचीत की, दैट इज़ रुदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, आपके जो व्यक्ति थे, महान व्यक्ति रुदरफोर्ड, उनके द्वारा किया हुआ कार्य रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये हम लोगों ने पढ़ा। हमने ये देखा कि जो रुदरफोर्ड था उनके मॉडल में ड्रॉबैक्स थे, मतलब कुछ कमियां थी, जिस कमियों की वजह से एक तीसरे व्यक्ति ने, दैट इज़ नील बोर्स ने, अपना मॉडल प्रपोज किया जिसे हम लोग कहते हैं बोहर्स मॉडल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोहर्स मॉडल। और अभी अगर मैं आपके 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो आपकी किताब ये कहती है कि बोहर्स मॉडल इज द एडवांस मॉडल ऑफ एटम एंड इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बोहर्स मॉडल को आपकी किताब में सबसे एडवांस मॉडल कहा गया है। और आपकी किताब के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो बोहर्स मॉडल जो है वो हर समस्या का समाधान था जो कि उस ज़माने में रुदरफोर्ड और थॉमसन के वक्त तक थी। बट रियलिटी में जो बोहर्स मॉडल है ये एक्चुअल में लास्ट नहीं है। अगर मैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग चलूँ तो डेफिनेटली ये लास्ट है, बट जब आप क्लास 11th में आएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि नहीं, बोहर्स मॉडल लास्ट नहीं है। एंड इवन अभी आपकी किताब में जो जानकारी दी हुई है बोहर्स मॉडल को लेकर वो काफ़ी इनसफिशिएंट जानकारी है, काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट। अभी तो आपकी किताब की जानकारी कंप्लीट भी नहीं है बोहर्स मॉडल को लेकर। क्लास 11th में, क्लास 12th में जब आप बोहर्स मॉडल को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बोहर्स मॉडल तो कितना डिटेल वाला टॉपिक है, इतने सारे डेरिवेशंस, इतने सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके बोहर्स मॉडल में इंक्लूडेड है। बट राइट नाउ आपको बस अभी इतना याद रखना है अप टू द सिलेबस ऑफ 9th, वो ये कि जो आपके रुदरफोर्ड मॉडल थे, इन रुदरफोर्ड मॉडल में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, इनके इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो ऑब्वियस है कि आगे कोई ना कोई उन ड्रॉबैक्स पे काम तो ज़रूर करेगा। ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जो उन पर्टिकुलर ड्रॉबैक्स पे काम करेगा। और उस व्यक्ति ने जब इस ड्रॉबैक्स पे काम किया तो उन ड्रॉबैक्स को हटाया, उन्हें ठीक किया। और इस ड्रॉबैक्स को ठीक करने के साथ साथ उन्होंने अपना भी कुछ योगदान दिया कि देखो मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है, मेरे हिसाब से वैसा हो सकता है। एंड देयरफॉर वी कॉल दैट मॉडल एज बोहर्स मॉडल। ठीक है, खैर, तो ऐसे केस में बोहर्स मॉडल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये पर्टिकुलर बोहर्स मॉडल आप लोगों को दिया था स्वयं नील बोहर्स ने। ठीक है, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर मॉडल हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने रखा गया है। ठीक है, बाकी आपकी किताब में बोहर्स को लेकर बहुत सारी एक एक्स्ट्रा बॉक्स में जीके वाली जानकारी दी हुई है। वो कुछ इस प्रकार से दी है कि उनका जन्म किस साल हुआ, उनकी डेथ किस साल में हुई, कौन सी जगह पे वो जन्म लिए, उनको कौन से वर्ष में किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अभी उन सारे टॉपिक्स के अपार्ट हमको ये समझना है अकॉर्डिंग टू अवर 9th स्टैंडर्ड सिलेबस कि आखिर बोहर मॉडल एटम के स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहता क्या था। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो थॉमसन जी थे जिन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स मस्त पड़े हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। रुदरफोर्ड ने भी यही कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मस्त फैले हुए हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ्स में, ऐसा उन्होंने कहा, बस फैले हुए हैं आजू बाजू। तो एक्चुअल में बोहर्स मॉडल ने अपना सबसे पहला स्टेटमेंट दिया दुनिया को, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 1 उन्होंने दुनिया को ये दिया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे नहीं रह सकते। ठीक है, बराबर, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन को आप बोल रहे हो कि रहना उनका अलाउड है ना, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम जगह पर पाए जाएंगे, कुछ स्पेशल जगहों पे पाए जाएंगे, है ना। उन्होंने कहा कि आप हर ऑर्बिट में बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन स्टे, ठीक है, स्टे ओनली ऑन
ओनली ऑन सम फिक्स्ड ऑर्बिट, सम स्पेशल ऑर्बिट्स। ठीक है, हर ऑर्बिट में नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन को आप बोलोगे कि किसी भी ऑर्बिट में जाके रह लो, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में होते हैं और उन्होंने उस स्पेशल ऑर्बिट को नाम दे दिया कि उन स्पेशल ऑर्बिट्स में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहा होगा उन पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्बिट्स को हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब तुम ये सोचोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस पर्टिकुलर स्पेशल ऑर्बिट में रहने वाले हैं? खैर, सही डाउट है। इवन बोहर को भी कैसे पता चला था कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट में रहने वाले हैं? तो मैंने क्या बताया कि आप लोग अभी 9th क्लास में हैं। आप लोग जो बोहर का मॉडल अभी पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, उसमें पूरी जानकारी है ही नहीं, कतई नहीं है। आपको क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में रहेंगे और उन स्पेशल ऑर्बिट्स को नाम दे दिया गया है डिस्क्रीट ऑर्बिट। बट हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई गिवन ऑर्बिट आप लोगों का स्पेशल है या कोई गिवन ऑर्बिट आप लोगों का स्पेशल नहीं है? बताओ, हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ऐसे केस में बोहर्स ने सिर्फ इस जानकारी को नहीं कहा था, उन्होंने इसके अलावा और भी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि आप कैसे कुछ ऑर्बिट्स को स्पेशल कहोगे और किन ऑर्बिट्स को आप स्पेशल नहीं कहोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है, तो जितनी है हम उसी को पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं अकॉर्डिंग टू बोहर होता क्या है कि आपके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आपके पास एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये रहा आप लोगों का न्यूक्लियस, और बोहर के अकॉर्डिंग इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। तो बोहर जी ये कहते थे कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहते हैं? कुछ सर्कुलर पाथ्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ्स होते हैं, जिन पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ्स में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? रहते हैं। उन्होंने उन पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ्स को क्या नाम दे दिया? उन्होंने उन पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ्स को नाम दे दिया शेल्स, या फिर उन्होंने उस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ को क्या नाम दे दिया? ऑर्बिट्स। तो ये जो मैंने न्यूक्लियस के आजू बाजू ये जो वाइट बनाया है ना, ये पर्टिकुलर वाइट वाली चीज़ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये क्या है? सर्कुलर पाथ है। या फिर इसे क्या कहा जाता है? इसे शेल कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है। और इन सर्कुलर पाथ में या इन ऑर्बिट्स में होता क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। और बोहर ने कहा कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हम लोगों ने बनाए हैं, ये जो शेल्स हम लोगों ने बनाए हैं, इनमें से जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा शेल, ठीक है, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, जैसे स्कूल में आप लोगों को रोल नंबर्स मिलते हैं ना, वैसे ही उनको भी नंबर्स प्रोवाइड किएगा कि पहले शेल को हम कहेंगे n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 एंड सो ऑन। या फिर इन्हें हम ये भी कह सकते हैं K शेल, ठीक है, या फिर आप इन्हें कह सकते हो L शेल, या फिर आप इन्हें कह सकते हो M शेल, है ना, या फिर आप इन्हें कह सकते हो क्या? N शेल। ये इस तरीके से उन्होंने लोगों को बताया, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ऐसे अलग अलग शेल्स आप इन्हें कह सकते हो, ये उन्होंने बताया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के बोहर्स के द्वारा कहा हुआ पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि जब इन पर्टिकुलर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर शेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो आप लोगों के शेल्स हैं, ये जो शेल्स हैं, इन पर्टिकुलर शेल्स के पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, डिफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इनके पास क्या होती है? अपनी खुद की डिफिनाइट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है। और क्योंकि इनके पास अपनी खुद की डेफिनाइट अमाउंट की या कुछ सर्टेन अमाउंट की इनके पास एनर्जी होती है, तो देयरफॉर इन्हें शेल्स या फिर ऑर्बिट कहने के बजाय हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? एनर्जी लेवल्स।
तो अकॉर्डिंग जो बोहर न्यूक्लियस के आजू बाजू इन शेल्स में, इन ऑर्बिट्स में, इन सर्कुलर पाथ में, इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहती हैं। अच्छा, अब बात आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ पे, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 जो बोहर्स ने कहा था, जैसे कि सबको पता था कि इलेक्ट्रॉन घूमते तो हैं, सबको पता था कि इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमते तो हैं, राइट, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब लोगों को ये बोला गया कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वाइल रिवॉल्विंग, ठीक है, इन शेल्स, जब वो इस स्पेशल शेल्स में, स्पेशल सर्कुलर पाथ में जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त अपनी जो एनर्जी होता है वो रेडिएट नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी जो किसने दी थी? बोहर्स ने दी थी। क्योंकि जब हम लोगों ने रुदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा तो जो मेन समस्या थी रुदरफोर्ड के मॉडल के दौरान वो क्या थी? रुदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग रुदरफोर्ड ये कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन गोल 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 सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा होगा, एक्सक्लेरेट कर रहा होगा, तब वो चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसा रुदरफोर्ड ने कहा, है ना। और जब वो एनर्जी रेडिएट करता जाएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उसके अंदर की उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो जाके टपक से ढप से न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। डेफिनेटली अगर एक चीज़ को एनर्जी उसकी गोल 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 घूमने में पूरी वेस्ट होते जा रही है तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी एंड वो फाइनली क्या हो जाएगा, जाकर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर ऐसे करते करते सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर घुस गए, है ना, और तो इसका मतलब फिर तो एटम खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया तो मैटर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आजू बाजू हमें जो चीज़ें दिख रही है वो नहीं दिखेंगी। बट हमको तो सामान दिख रहा है, मैटर तो एग्जिस्ट कर रहा है, एटम तो स्टेबल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी गोल गोल घूमते हुए नहीं कर रहा। ये एक फैक्ट है, ऐसा हो रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को रुदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो नील बोहर्स ने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है तो गोल गोल घूमने के दौरान वो अपने अंदर से कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। लोगों ने उनको पूछा कि अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा? तो नील बोहर्स ने कहा नहीं रे कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, वो लोग भी एनर्जी रेडिएट करते हैं, ठीक है, लेकिन तभी करेंगे वो लोग अपनी अंदर से अपनी एनर्जी को रेडिएट, ठीक है, व्हेन दे जंप फ्रॉम वन शेल टू अनदर। जब वो एक शेल से लेकर दूसरे शेल में जब वो लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं, तभी वो लोग अपने अंदर से क्या करेंगे, एनर्जी रेडिएट करेंगे। अगर वो खुद के शेल में बैठे हुए हैं, खुद के शेल में बैठ बैठ के गोल 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 घूम रहे हैं, तो वो कभी अपनी एनर्जी का लूज या फिर गेन वो नहीं करने वाले। हाँ, अगर आप उन्हें एक शेल से दूसरे शेल में भेज रहे हो तब वो अपनी एनर्जी का लूज या फिर अपनी एनर्जी का गेन कहेंगे। तब जाके ये जो समस्या थी बोहर्स मॉडल की, रुदरफोर्ड मॉडल की, ये बोहर्स मॉडल ने क्या की, आप लोगों की ठीक करके दी। ठीक है, तो जो तुम्हारा 9th क्लास का सिलेबस है, ये पर्टिकुलर सिलेबस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोहर्स मॉडल अलाउ करता है, तो उतना ही बोहर्स मॉडल देखो मैंने भी पढ़ाया है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये आखिरी चीज़ है बोहर्स मॉडल की। बोहर्स मॉडल के आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस, इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो हम लोगों ने क्या करके रखा है, उसको ध्यान नहीं दिया है। क्यों? नो कि 9th क्लास का सिलेबस में नहीं है, पर जब आप 11th में जाएंगे तो आप ये सब पढ़ेंगे। अब हमें लगता है कि बोहर्स ने इतनी बातचीत बता दी तो यार बोहर्स तो हिट हो गया, बोहर तो फेमस हो गया, अब तो भाई बोहर्स की चांदी ही चांदी। ऐसा नहीं है, बोहर्स मॉडल के भी लिमिटेशंस थे। अब वो लिमिटेशंस क्या थे, ये आपका सिलेबस इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता है,
ठीक है। बट ये बात याद रखना, बोहस मॉडल ऐसा नहीं है कि वो फाइनल मॉडल है, ठीक है, वो फाइनल मॉडल है, ऐसा नहीं है। बोहस मॉडल क्या है, आप लोगों का उसके भी लिमिटेशन से, और जिसकी वजह से आगे फिर और नई थियरीज आई हैं, बट आपके 9th क्लास के सिलेबस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कहाँ तक करनी है, बोहस मॉडल तक करनी है, दैट्स ऑल, बात ख़त्म, ठीक है। तो बस फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना बोहस मॉडल हमारे पास था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया।